नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की, और आज का अपना पेपर था 16वां, जिसकी आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से टेस्ट आप लोगों का लिया गया था। वो इसलिए लिया गया था क्योंकि क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ी हुई है, एंड अगर लेंथ छोटी भी हो तो भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए थे। एक एक क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को वहाँ से पढ़ना था। इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था आपको कि ये जो पिक्चर्स डाली गई है इनमें जो क्वेश्चंस है इनको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। रफ पेज में जो है अपना आंसर जो है वो आपको पहले क्लिक करना है, यानी कि कौन सा आंसर जो है वो आप सही करना चाहेंगे वो आपको रफ पेज में लिख लेना है 10 क्वेश्चंस के आंसर। उसके बाद में जो क्विज की लिंक आप लोगों को दी गई थी वहाँ पर जाके आपको क्वेश्चन को जो आपने आंसर लिखे हैं रफ पेज में और जो आप आंसर देना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको अटेंड करने थे। लेकिन आज का रिस्पॉन्स देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से जो क्वेश्चंस है या फिर जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ बंद करके आपको डायरेक्टली डेली 10 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स भी आप लोगों का कम है एंड नंबर्स भी आप लोगों के कम आ रहे हैं। तो इससे बेटर तो यही है कि आप लोगों को डेली की जो है 10 क्वेश्चंस यूट्यूब से सॉल्व करवा दें। जो यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस है ये सारे आपको यूट्यूब के थ्रू जो है वो हम सॉल्व करवा दें। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है। एक बार ग्रुप के अंदर और आप सभी को मैसेज करके पूछ लिया जाएगा कि क्या इस प्रकार से जो आपको आज का मेथड जो यूज़ किया गया था टेस्ट देने का वो अगर अच्छा रहता है और आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है तो देखेंगे कल एक बार और फिर से। नहीं तो फिर डेली जो है 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली हम यूट्यूब के थ्रू सॉल्व करवा देंगे और वो आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए आज के पेपर के आंसर की देख लेते हैं। 51 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज बहुत कम लोगों का रिस्पांस मिला है। 51 कैंडिडेट ने अभी तक जवाब दिया है, जिसमें से एक कैंडिडेट है जिसने 100% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, एक कैंडिडेट है जिसने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, एंड 80% वाले जो है 3 कैंडिडेट है, 70 वाले यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, और 60 वाले यहाँ पे 6 कैंडिडेट है। तो यानी कि 51 में से ये रेशियो है वो आप देख सकते हैं। करीबन यहाँ पे 15 कैंडिडेट हुए होंगे जो 60% से अबव जो है मार्क्स लेकर आए हैं। कोई बात नहीं, अच्छी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, इससे आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था और आपको हमारी पिक्चर में मिला होगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स अबाउट cardinal movements and changes in position that occurs as the fetus that is cephalic presentation passes through the birth canal. Order the cardinal movement in the proper sequence for the nurse presentation. All options must be used. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और सीधी सीधी सिंपल सी बात ये पूछना चाह रहा है कि जो कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, कौन से कार्डिनल मूवमेंट्स, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। उस प्रकार से ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनको यूज करके और आपको बताना है प्रॉपर सीक्वेंस। आपको क्या बतानी है, प्रॉपर सीक्वेंस। बच्चा जो है वो सिफिलिक प्रेजेंटेशन में है और उसकी डिलीवरी होने वाली है बर्थ कैनाल के थ्रू, और आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी सीक्वेंस आएगी, मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको ऑर्डर में बताना था। पहला ऑप्शन आपके सामने है एक्सपल्सन, उसके बाद है एक्सटर्नल रोटेशन, नेक्स्ट है फ्लेक्शन, नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन, नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। तो आपको ऑर्डर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको वन बाय वन करके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको जो है करेक्ट, मतलब ऑर्डर में आपको यहाँ पे मैच करना है, मतलब सही से इनको बिठाना है ऑर्डर में। देखिए पहला ऑप्शन है 3-5-4-2-1, नेक्स्ट 3-2-1 4-5, नेक्स्ट 3-4-5-2-1, नेक्स्ट 2-3-4-5-1। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के बाद आपका क्या आएगा इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन के बाद में आएगा आपका रेस्टिट्यूशन, एंड रेस्टिट्यूशन के बाद में आएगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन, और सबसे लास्ट की जो स्टेज होगी वो क्या होगी, डिलीवरी की एक्सपल्सन। बेबी मतलब क्या हो जाएगा लास्ट में एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर में बताना था, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, सिंपल क्वेश्चन भी, यानी वन लाइनर क्वेश्चन भी ये बन सकता है।
कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही बात बता रखी है जो आपको यहाँ पे बताई गई है। इन ऑर्डर द कार्डिनल मूवमेंट यानी पोजीशन चेंजेस ऑफ फीटस आर एंगेजमेंट। सबसे पहले क्या होगा, एंगेज्ड होगा, बच्चा क्या होगा, एंगेज होगा, उसके बाद डिसेंट होगा, उसके बाद फ्लेक्शन होगा, उसके बाद इंटरनल रोटेशन होगा, नेक्स्ट इसके बाद एक्सटेंशन होगा, उसके बाद रेस्टिट्यूशन होगा, एंड उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगा एंड एक्सपल्सन होगा। तो आप ये मत कह देना कि सर इसमें एंगेजमेंट और डिसेंट तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो भैया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, हो सकता है आपको फ्लेक्शन भी ना मिले, आपको यहाँ से मिल जाए एक्सटेंशन, उसके बाद आपको रेस्टिट्यूशन मिल जाए, एक्सपल्सन, तीन ऑप्शन ही मिले। तो आपको क्या करना होगा, पहले ये चूज करना, उसके बाद ये उसके बाद ये। तो एक कार्डिनल जो मूवमेंट है ना, ये पोजीशन चेंज की, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले एंगेजमेंट, उसके बाद वो डिसेंट होगा, उसके बाद फ्लेक्शन होगा, इंटरनल रोटेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, उसके बाद रेस्टिट्यूशन, उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन एंड उसके बाद में एक्सपल्सन। ये कार्डिनल मूवमेंट आपको याद होना चाहिए। दीज मूवमेंट्स represent the adaptation of the fetus in the cephalic presentation to the maternal pelvis and facilitated vaginal birth। ये सिफिलिक प्रेजेंटेशन में ये सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे जब वेजाइनल डिलीवरी बच्चे की नॉर्मली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। What intervention should be included in the care plan when caring for a client who has a midline एपिजियोटोमी विथ ए थर्ड डिग्री लेसरेशंस। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक महिला है जिसकी थर्ड डिग्री लेसरेशंस हुआ है और उसको मिड लाइन एपिजियोटोमी की गई थी और उसको क्या हो गया, थर्ड डिग्री लेसरेशन हो गया। अब बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या इंटरवेंशन आप करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो इंटरवेंशन है वो आपको बताना है कौन कौन से इंटरवेंशन एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आप करेंगे। पहला ऑप्शन है इंक्रीज फाइबर डाइट, नेक्स्ट एडमिनिस्टर बिसाकोडिल सपोजिटरी PRN, नेक्स्ट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, नेक्स्ट एडमिनिस्टर एन ओरल सॉफ्ट ओरल स्टूल सॉफ्टनर, नेक्स्ट एडमिनिस्टर एन एनिमा। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा, एक तो जो फाइबर डाइट है वो आपको क्या करनी होगी, इस कंडीशन में बढ़ानी होगी, ठीक है। फाइबर डाइट जो है वो आपको बढ़ा देनी है, साथ ही साथ फ्लूइड इनटेक जो है वो भी आप लोगों को क्या करना है, बढ़ा देना है। फाइबर हाई फाइबर डाइट देंगे एंड फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रखी है, महिला को एपिजियोटोमी हो रखी है, तो थर्ड डिग्री लेसरेशंस हुआ है, तो इसको ज़्यादा ना बढ़ने देना है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, लेसरेशंस को जो है ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए क्या करेंगे आप, एक तो हाई फाइबर डाइट देंगे एंड एक जो है फ्लूइड इनटेक को बढ़ा देंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। एंड एक जो है आप क्या कर सकते हैं, ओरल स्टूल सॉफ्टनर जो है वो आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एनिमा नहीं देना है, ना ही बिसाकोडिल सपोजिटरीज आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे जो आपका इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा, हाई फाइबर डाइट दे दो एंड फ्लूइड इनटेक बढ़ा दो एंड स्टूल सॉफ्टनर जो है वो ओरली आप एडमिनिस्टर कर दो। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है वो आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने वो ऑप्शन डी लिखा है सही जवाब लिखा है, बाकी ऑलमोस्ट ने गलत ही लिखा है इसका जवाब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ए थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल लेसरेशंस involve the rectal sphincter, therefore suppositories enema and rectal exam are contraindicated। देखिए जो थर्ड डिग्री और जो फोर्थ डिग्री पेरिनियल लेसरेशंस होंगे वो रेक्टल स्पिंक्टर को भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब इसमें रेक्टल स्पिंक्टर तक जो है लेसरेशंस बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री लेसरेशंस में सपोजिटरी, एनिमा एंड रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। अंटिल द रेक्टम हील, जब तक रेक्टम हील प्रॉपरली नहीं हो जाता है तब तक के लिए सपोजिटरी, एनिमा और रेक्टल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल लेसरेशंस एक महिला को हो रखे हैं, तो बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो इंटरवेंशन कर रहे हैं इनमें कौन सा एक ऐसा इंटरवेंशन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। इस प्रकार से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो रेक्टल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, एनिमा बिल्कुल नहीं लगाना है, सपोजिटरीज बिल्कुल नहीं लगानी है। और जैसे ऑप्शंस आपको 3 दिए गए हैं, मतलब चार, ये जो 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें से ये पॉइंट दे दिया आपको, ये पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट, ये 3 ऑप्शन तो ये
दे दिया आपको, ठीक है, ए बी और सी, और एक आपको ये दे दिया एडमिस्ट्रेन एनिमा, और सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया और पूछ लिया आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, थर्ड डिग्री लेसरेशन या फोर्थ डिग्री लेसरेशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछ लिया, तो फिर आपको किसके साथ में जाना है, एडमिस्ट्रेन एनिमा, एनिमा नहीं देना, ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Increased fiber in the diet will promote bowel elimination, which could be pain in the client with perineal lacerations. Increased fluid intake helpful to keep stool soft, thus making it less uncomfortable to have a bowel movements. A stool softener will prevent the stool from being hard, and which would cause pain from the client when a perineal lacerations. तो यहाँ पे कहानी वही है कि पेरिनियल लेसरेशंस हो रखे हैं, तो यहाँ पे पेन हो सकता है अगर स्टूल हार्ड होता है तो उसकी वजह से, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से ये जो कंडीशन पेशेंट को डेवलप हो रखी है ये ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको अपने को क्या करना है, इस बीमारी से बचाना है पेशेंट को, या फिर इस कंडीशन को ज़्यादा फैलने से बचाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टूल सॉफ्टनर देना होगा एंड फ्लूइड इंटेक जो है वो बढ़ाना होगा, हाई फाइबर डाइट देनी होगी, ठीक है। तो ये काम आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। The nurse is caring for a client who has decided not to breastfeed. What elements should the nurse include in client teaching to promote suppression of lactation? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे, और देखिए पूछा क्या गया है कि एक पेशेंट है जिसको नर्स कैरी कर रही है, और जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। द क्लाइंट हैज़ हु हैज़ डिसाइडेड नॉट टू ब्रेस्ट फीड, उसने डिसाइड किया कि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करवाऊंगी, है ना, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछना चाह रहा है, आगे पूछना चाह रहा है व्हाट एलिमेंट्स शुड द नर्स इंक्लूड द क्लाइंट टीचिंग, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनके बारे में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इस पेशेंट को क्या करवाएंगे, टीच करवाएंगे, जिससे कि क्या प्रमोट हो जाए, लैक्टेशन सप्रेशन। लैक्टेशन सप्रेशन वाले कौन से टीचिंग एलिमेंट्स आप इस पेशेंट को टीच करवाएंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अप्लाइंग वार्म कंप्रेस, नेक्स्ट है pumping the breast, next applying ice bag, next using medication to suppress lactation, next binding the breast either with a binder। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, एक तो सही है बिल्कुल, आइस बैग जो है वो अप्लाई करना है लैक्टेशन सप्रेशन के लिए, ये काम आपको करना होगा, एक तो आइस बैग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बाइंडिंग द ब्रेस्ट आइदर विथ ए बाइंडर, बाइंडर के साथ में क्या कर सकते हो आप, ब्रेस्ट को बाइंड कर सकते हो। तो ये जो है आपको टीचिंग देनी है, अगर लैक्टेशन को सप्रेशन करना चाहती है या फिर उसको प्रमोट करना है तो ये काम आप मतलब उस महिला को बताएंगे जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाह रही है, ठीक है, या फिर नहीं हो पा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है बच्चा, तो ऐसी जो टीचिंग है वो आपको देनी है लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 5 जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में इसको और जान लेते हैं इसके बारे में। अप्लाई कोल्ड थेरेपी सच एज आइस बैग टू द ब्रेस्ट टू पोस्टमार्टम वुमेन विल हेल्प टू सप्रेस लैक्टेशन। कोल्ड थेरेपी अप्लाई करके, जैसे कि आइस बैग आपने अप्लाई किया, जिससे जो पोस्टमार्टम वुमेन है उसके ब्रेस्ट में क्या हो जाएगा, लैक्टेशन जो है वो थोड़ा सा सप्रेस करने में हेल्प मिलेगी, किससे, कोल्ड थेरेपी अप्लाई करने से। बाइंडिंग द ब्रेस्ट आइदर विद ए बाइंडर विल हेल्प सप्रेस लैक्टेशन, एंड जो बाइंडिंग विद ब्रेस्ट है ये क्या करेगा, लैक्टेशन को सप्रेस करने में हेल्प करेगा। अप्लाई वार्म कंप्रेस टू द ब्रेस्ट विल स्टिमुलेट टू मिल्क सप्लाई, अगर वार्म कंप्रेशन आप देते हो, वार्म एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे तो मिल्क सप्लाई जो है वो स्टिमुलेट होगी। अपने को करना क्या है, कंप्रेस करना है, जो मतलब कंप्रेस क्या, आपको सप्रेस करना है, लैक्टेशन को क्या करना है, अपने को सप्रेस करना है। यहाँ पे अगर वार्म अप्लाई आप थेरेपी अप्लाई करते हैं तो इससे तो मिल्क जो है सप्लाई वो स्टिमुलेट होगी। पंपिंग द ब्रेस्ट टू एक्सप्रेस मिल्क विल हेल्प टू प्रमोट ए कंटिन्यू मिल्क सप्लाई, अगर आप पंपिंग कर रहे हो ब्रेस्ट को, अगर आप पंप करोगे तो उससे तो मिल्क एक्सप्रेस होगा और जो मिल्क की सप्लाई है वो कंटिन्यूड जो है प्रमोट रहेगी, यहाँ पे सप्रेस नहीं होगा, इससे तो जो है स्टिमुलेट होगा और ब्रेस्ट की जो मिल्क की सप्लाई है वो कंटिन्यूस बनी रहेगी। मेडिकेशन टू सप्रेस लैक्टेशन आर नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस तो आपके गलत है, और जो आपके सही है वो कौन से हैं, ऑप्शन जो 3rd and 5,
ये आपको यहाँ पे सही जवाब करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने इसका सही जवाब नहीं दिया है, गलत जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। During a physical exam of a newborn with developmental hip dysplasia, which assessment findings should the nurse expect to obtain? देखिए न्यूबॉर्न का जो है वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और जो बच्चा है न्यूबॉर्न का वो डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया का है। तो बताइए क्या असेसमेंट फाइंडिंग जो है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगी, क्या क्या जो असेसमेंट फाइंडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चा है वो क्या है, DHD यानी डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेशिया का है। तो यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन देखिए, सिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट, नेक्स्ट लिमिटेड एडक्शन ऑफ द अफेक्टेड लेग, नेक्स्ट एब्सेंट femoral pulse when the hip is flexed and legs abducted, next limited abduction of the affected leg, next symmetrical ग्लूटियल फॉल्ट्स। तो यहाँ पे देखिए जो सॉरी एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट्स, एक तो है सिमेट्रिकल एक है एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे देखिए DDH यानी कि डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया जिसको हो रखा है बच्चे को, उसमें फाइंडिंग सिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट नहीं होगी। उसमें जो फाइंडिंग होगी वो कैसी होगी, एक तो एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फॉल्ट बनेंगे, साथ ही साथ लिमिटेड एब्डक्शन ऑफ द अफेक्टेड लेग, जो अफेक्टेड लेग है उसमें एब्डक्शन जो होगा वो लिमिटेड होगा। वो क्या होगा, एब्डक्शन लिमिटेड होगा, जिस साइड की लेग जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एब्सेंट, जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सही जवाब है। फीमोरल पल्स जो है वो एब्सेंट मिलेगी, जब कब मिलेगी एब्सेंट, जब हिप को फ्लेक्स्ड किया जाएगा या फिर लेग को एबडक्ट किया जाएगा, इस दौरान जो फीमोरल पल्स है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी। तो ये फाइंडिंग जो है तीनों 3, 4 और 5 यानी ये जो 3, 4, 5 फाइंडिंग है ये आपको DDH डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है, 3, 4, 5 इसी में आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। abduction is limited in the affected leg, एबडक्शन जो है वो लिमिटेड रहेगा अफेक्टेड लेग के अंदर। द नर्स वुड एक्सपेक्ट एन एब्सेंट फीमोरल पल्स, ये जो एब्सेंट फीमोरल पल्स वो आपको देखने को मिलेगी जब लेग को एबडक्ट किया जाएगा। द नर्स वुड एक्सपेक्ट लिमिटेड एबडक्शन मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इन द अफेक्टेड लेग, जो अफेक्टेड लेग है उसमें लिमिटेड एबडक्शन होगा। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ एबडक्शन। एंड एक होता है आपका एडक्शन, एक तो आपका होता है एडक्शन, देखो नाम से ही पता चल रहा है एड, एड यानी जुड़े ना, तो यानी दोनों, जैसे मान लीजिए कि आपके ये दोनों हाथ है, ठीक है, एक तो इस तरह से है, ठीक है, एक ये दोनों जो है आपके शरीर के पास में यानी सेंटर की तरफ है, तो ये जो सेंटर की तरफ है ये तो एडक्शन होगा, और ये अगर सेंटर से दूर है तो वो आपका एबडक्शन कहलाएगा। तो ये तो आप सभी नॉर्मली जानते हो, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट द नर्स एक्सपेक्ट वुड Nurse would expect to find asymmetrical gluteal fold in the infant with hip dysplasia. Asymmetrical gluteal folds जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। An infant with hip dysplasia would not have a symmetrical. तो यहाँ पे अपन ने बात करी ली है कि asymmetrical gluteal folds होंगे, तो यहाँ पे इसमें symmetrical gluteal folds बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, and an infant with hip dysplasia would not have a limitations of abduction, और ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है लिमिटेशन जो abduction की है वो नहीं है, तो बिल्कुल इसमें लिमिटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशन होती है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एडक्शन में जो है लिमिटेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा 3, 4 और 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 2-month-old client is seen in pediatric clinic for a well baby checkup. The nurse anticipate which routine immunization will be administered at time. देखिए एक बच्चा है 2 महीने का और वो पीडियाट्रिक क्लिनिक पे आया है वेल बेबी चेकअप के लिए। अब बताइए यहाँ पे नर्स जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पे बैठी हुई है और वर्क वो वहाँ पे कर रही है रूटीन इम्यूनाइजेशन के अंदर। तो बताइए यहाँ पे इस टाइम पे जिस समय ये आया है, 2 महीने का ये बच्चा हो रखा है, तो इस समय इसको कौन से जो है वैक्सीन लग सकती है, ये बिल्कुल सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 2 महीने पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। देखिए पहले ऑप्शन IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन,
नेक्स्ट DTAP डिप्थीरिया, टिटनस एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट HIV यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी कॉन्जुगेट वैक्सीन। नेक्स्ट MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट VAR यानी वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी 2 महीने के बच्चे को। तो यहाँ पे एक तो IPV जो है उस बच्चे को लगेगी, यानी IPV जो है वो लगेगी 2 महीने के बच्चे को, आप लगा सकते हो यहाँ पे अगर वर्क कर रहे हो तो। DTAP जो है वो भी यहाँ पे इस बच्चे को लगेगी। एंड HIV, ये मतलब 1 2 3 ये तीनों वैक्सीन ही इस बच्चे को लगेगी। 2 महीने का बच्चा हो चुका है तो ये दोनों ये जो 3 वैक्सीन है ये तीनों की तीनों लगानी है। दो जो नहीं लगेगी वो है एक तो MMR, एक है VAR। MMR जो है कब लगती है 9 मंथ पे, मीजल्स कब लगता है 9 मंथ पे। तो MMR यहाँ पे नहीं लगेगा इस एज पे। तो यहाँ पे आपका 1 2 और 3 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए रेशनल में और जानते हैं इसके बारे में। IPV, DTAP, HIV and PCV vaccine are all scheduled to be given at 2 months of age. The MMR is given to 12 to 15 months and again at 4 to 6 years। देखिए जो MMR वैक्सीन है वो 12 से 15 महीने पर लगती है। इसके बाद अगर इसको लगाना हो तो 4 से 6 साल पे दोबारा लगा सकते हैं। बाकी जो IPV, DTAP, HIV है, PCV है, ये सारे 2 महीने पे लगने वाली वैक्सीन है। एंड वेरिसेला जो जोस्ट वैक्सीन है ये 12 से 18 महीने पे लगा सकते हैं, लेकिन 2 महीने पे नहीं लगती है। तो ये जो दो नहीं लगती है वो तो एक MMR है और एक VZV। ठीक है, बाकी जो वैक्सीन दी हुई है वो सारी की सारी जो है 2 महीने के बच्चों को आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मदर ऑफ ए 15 month old child is anxious about the immunization her child is about to receive. What information should the nurse provide to the mother about immunization? देखिए फिर से इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक 15 महीने का बच्चा है जो कि एनेक्सियस हो रखा है। इम्यूनाइजेशन उस बच्चे को अभी भी करवाया गया है, तो वैक्सीन बच्चे के लगी है और बच्चा जो है वो थोड़ा सा एनेक्सियस है। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग उसकी मदर जो है उसको इन्फॉर्म करना है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वैक्सीन के बारे में जो भी भ्रांतियाँ हैं और कुछ है वो आपको मतलब इन्फॉर्मेशन उसकी मदर को देनी है। देखिए क्या क्या जो है आप इन्फॉर्मेशन उसकी मदर को आप देंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर। पहला ऑप्शन देखिए, पॉसिबल लोकलाइज्ड रिएक्शन टू इंजेक्शन साइट। जो इंजेक्शन साइट है 15 महीने के बच्चों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो इसकी वजह से जो है ये आपको पहले ही बता देना है, या फिर इम्यूनाइजेशन अगर हो चुका है तो उसके बाद भी बता देना है, लेकिन आपको बताना जरूर है कि जो पॉसिबल लोकलाइज्ड कुछ रिएक्शंस जो है इंजेक्शन साइट पे वो आपको देखने को मिल सकती है, ये आपको बता देना है पहले ही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन एज नीडेड आफ्टर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में एसिटामिनोफेन की जरूरत पड़ती है तो वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म कंसेंट और रिफ्यूजल फ्रॉम द मदर टू साइन। यानी कि अगर कोई मदर जो है वैक्सीन लगवाने से मना कर रही है तो उसके साइन जो है, उससे कंसेंट जो है वो आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई मदर है वो कह रही है मैं अपने बच्चे की वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाऊंगी, क्या पता मेरे बच्चे को बुखार हो जाए, कल को 2 3 दिन जो है ये बारी बारी से रोता रहे, है ना। तो ऐसे कुछ कमेंट्स जो है वो मदर्स के होते हैं। तो ऐसी मदर जो है जो मना कर रही है वैक्सीन लगवाने से, तो उसके साइन आप ले लीजिए, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो आप ले लीजिए। तो ये भी आपको जो है काम करना है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि मदर से जो है ये इन्फॉर्मेशन बतानी भी है और कुछ कंसेंट भी आपको लेने हैं। एंड वैक्सीन साइट पे जो वैक्सीन एडमिनिस्टर की है इसमें अगर एसिटामिनोफेन या फिर पैरासिटामोल की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपको एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर ऑफ एस्पिरिन एवरी 4 आवर पोस्ट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए वैक्सीन के बाद में ये एस्पिरिन वगैरह ये कुछ नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन विद इमीडिएट एक्सेस टू इमरजेंसी केयर। अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो तुरंत इमरजेंसी केयर जो है वो देनी होती है। तो ये जो 4 ऑप्शंस है 1 2 3 एंड 5, तो ये जो पांचों काम है ये एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पे करने होंगे जब 15 महीने का बच्चा या तो वैक्सीन लगवाने आएगा या फिर वैक्सीन जब लगवा रहा होगा, तो ये आपको काम करने हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड 5, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए रेशनल में इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बाकी है तो वही चीज़ें रेशनल में जो आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है। द नर्स शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकलाइज्ड रिएक्शन दैट कैन अकर्स एट द इंजेक्शन साइट ऑफ वैक्सीन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है नर्स जो है मदर को पहले ही बता देगी
कि जब वैक्सीन लगेगी तो इसके बाद में कुछ लोकलाइज्ड रिएक्शन यानी छोटी-मोटी रिएक्शन हो सकती है मे बी इंजेक्शन साइट पे, बाकी ऐसी होती नहीं है, बट फिर भी हो सकती है। तो ये आपको पहले बता देना है। एसिटामिनोफेन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको देना है, ताकि बच्चे को पेन और जो बुखार है या फिर फीवर जो है वो आ सकती है वैक्सीन की वजह से, तो उसमें रिलीव मिल जाए। एंड डिस्कम्फर्ट जो है वैक्सीन की वजह से अगर वो भी बच्चे को फील होता है तो वो भी जो है रिलीव हो सकता है एसिटामिनोफेन से। तो ये आपको एडमिनिस्टर करनी है अगर ज़रूरत हो तो। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन द मदर मस्ट साइन ए कंसेंट फॉर्म। वैक्सीन एडमिनिस्टर करने से पहले जो है कंसेंट ले लेना है, इस कंसेंट पे साइन जो है वो आपको करवा लेने हैं। साथ साथ अगर वो रिफ्यूज़ कर रही है तो भी आपको कंसेंट लेना है, सिग्नेचर आपको करवाने हैं। इफ़ द मदर रिफ्यूज द वैक्सीन द रिफ्यूजल फॉर्म नीड्स टू बी साइन। तो रिफ्यूजल फॉर्म जो आता है उस पर साइन उससे करवाने हैं अगर वो रिफ्यूज़ कर रही है तो, ठीक है। द यूज़ ऑफ एस्प्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यू टू रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम। देखो एस्प्रिन जो है वो बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे रेज सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो सकता है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो एस्प्रिन आपको देना ही नहीं है। द मदर नीड टू बी इन्फॉर्म टू सिम्टम ऑफ एनाफाइलेक्सिस एंड नीड टू इमरजेंसी फॉलोअप केयर इफ दे अकर। ये तो ज़रूरत है, अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो तुरंत इमरजेंसी केयर जो है वो देनी है एंड फॉलोअप भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन टीचिंग ए मेल क्लाइंट अबाउट टेस्टिकुलर कैंसर विच मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स इंक्लूड दैट आर इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर हो रखा है, और आप क्या करवा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं इस मेल पेशेंट को। कौन कौन से साइन जो है वो इसमें देखने को मिलेंगे, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है टेस्टिकुलर कैंसर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है पेनलेस, पेनलेस swelling of the scrotum, next dull pain in scrotum, next nodules in between testis and cord, next dragging sensation in scrotum, next reddened rays over affected testicle। तो टेस्टिकुलर कैंसर अगर किसी पर्सन को होता है तो क्या क्या मैनिफेस्टेशंस जो है इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, एक तो जो ऑप्शन फर्स्ट है पेनलेस स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम, बिल्कुल देखने को मिलेगा। डल पेन स्क्रोटम, स्क्रोटम में डल पेन भी होगा अगर टेस्टिकुलर कैंसर होता है तो। नोड्यूल्स इन बिटवीन टेस्टिस एंड कॉर्ड, कॉर्ड और टेस्टिस के बीच में कुछ नोड्यूल्स बन जाएंगे। एंड ड्रैगिंग सेंसेशन इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में ड्रैगिंग सेंसेशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रेड एंड रेस ओवर अफेक्टेड टेस्टिकल्स ये नहीं होगा, ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी 1 2 3 4 जो है ये मैनिफेस्टेशंस, सॉरी 1 2 3 4 ये जो मैनिफेस्टेशंस है ये चारों के चारों मैनिफेस्टेशंस आपको जो है टेस्टिकुलर कैंसर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 1 2 3 4, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए रेशनल में और देखते हैं। पेनलेस स्वेलिंग of scrotum, pain in dull pain in scrotum, nodules between testis and cord, dragging sensation in scrotum are the sign of testicular cancer। तो ये जो साइन आपको बताए गए चार, ये चारों के चारों क्या है, टेस्टिकुलर कैंसर के साइन है। रेडेंट रेस इन एरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायग्नोसिस बट शुड बी फॉलो अप फॉर जनरल हेल्थ रीजन्स। जनरल हेल्थ रीजन के लिए आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, बट ये कोई कैंसर का साइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A nurse is instructing an older adult client about cataract prevention. The nurse will instruct the client that which factor increase the incidence of cataract development। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो ओल्डर एडल्ट पर्सन होते हैं उनको किसके लिए, कैटरेक्ट प्रिवेंशन के बारे में आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बताइए जो कैटरेक्ट डेवलपमेंट है इसके इंसिडेंस के जो भी इंक्रीज मतलब जो फैक्टर्स है जो इंक्रीज रिस्क होते हैं या इंसिडेंट होते हैं जो कैटरेक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो आप क्या जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि आप अगर इन इन जो भी फैक्टर्स हैं इनके अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी वजह से कैटरेक्ट आपको डेवलप हो सकता है। तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट देखिए अल्ट्रावायलेट लाइट, नेक्स्ट इंजरी, नेक्स्ट है विटामिन ए, नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन, नेक्स्ट आई स्ट्रेन।
देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, एक तो देखिए यूवी लाइट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसके कांटेक्ट में अगर ज़्यादा कोई पर्सन रहता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, तो उसको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट करना है तो आपको इंस्ट्रक्ट करना होगा पेशेंट को या फिर पर्सन को कि आप यूवी लाइट के अंदर कम से कम निकले और सूर्य की किरणों को अपनी आंखों पर कम से कम पड़ने दे। ठीक है, नेक्स्ट है इंजरी। इंजरी की वजह से भी जो है कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे इंजरी जो है, ये भी एक इंस्ट्रक्ट आपको देना है कि इंजरी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है, नहीं तो कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। एंड एक जो है वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो इसकी वजह से भी कैटरेक्ट जो है डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी के अंदर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में स्कोर देख लेते हैं। यूवी लाइट इंजरी एंड वायरल इन्फेक्शन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट डेवलपमेंट। कैटरेक्ट डेवलपमेंट के इंसिडेंस को बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। कौन से? एक तो यूवी लाइट, एक इंजरी, एक वायरल इन्फेक्शन। तो ये क्या कर सकते हैं? कैटरेक्ट डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। द नर्स रिकमेंड दैट द यूज ऑफ सन ग्लासेज। नर्स क्या रिकमेंड करेगी कि सन ग्लासेज जो आते हैं, धूप वाले जो चश्मे आते हैं, वो यूज़ करने हैं। एंड आई प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी थ्रू द लाइफ स्पान। एंड जो आई प्रोटेक्शन वाले जो भी और अगर इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है या फिर किसी भी प्रकार से आइज़ को जो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, विटामिन ए एंड आई स्ट्रेन डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट डेवलपमेंट। विटामिन ए और जो आई स्ट्रेन है, ये कभी भी कैटरेक्ट डेवलपमेंट के रिस्क को इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारी सेशन का। While performing bag and mask ventilation on a newborn, the nurse does not see the newborn chest rise. Place the following intervention in order of their priority. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा है, न्यूबॉर्न है, जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं क्या? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नर्स डज नॉट सी न्यूबॉर्न चेस्ट राइज। आप जो है बैग मास्क वेंटिलेशन यूज़ तो कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो नर्स है यानी कि आप एज नर्सिंग ऑफिसर ये जो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो न्यूबॉर्न चेस्ट राइज है वो नहीं हो रहा है, तो जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपको कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे करने होंगे, तो वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे बताना है। सबसे पहले आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन लेंगे। अगर आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं और न्यूबॉर्न चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको ऑर्डर में प्रायोरिटी इंटरवेंशन बताना है। पहला ऑप्शन है रीपोजिशन द हेड, नेक्स्ट ओपन द माउथ स्लाइटली, नेक्स्ट अप्लाई द मास्क फॉर ए बेटर सील, नेक्स्ट सक्शन द माउथ इफ देयर आर सिक्रीशंस, नेक्स्ट असेस द न्यूनेट रेस्पॉन्स टू दीज मेजर्स। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और यहाँ पे आपको ऑर्डर में मैच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, सक्शन। सक्शन द माउथ इफ देयर आर सिक्रीशंस। अगर सिक्रीशंस माउथ में आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सक्शनिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना हो रहा है, मतलब क्या करना पड़ रहा है, सक्शन करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा ऑप्शंस को देखने की। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप जब पढ़ते हैं तो उसके बाद में एक या दो ऑप्शंस में ऐसा होता है कि जिनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी रहती है। तो एक ऐसा ऑप्शन जो आपको चूज़ करना होता है जो डिफरेंट हो और जो आपको पता भी हो, तो वो अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा समय जो है ऐसे क्वेश्चंस में नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सक्शन करना है माउथ में। इसके बाद जो है पोजीशन जो है हेड की उसको रीपोजिशन में लाना है बच्चे की। ठीक है, उसके बाद में जो है माउथ को स्लाइटली ओपन करना है। तो ये तीन काम इसे मतलब प्रायोरिटी बेसिस आपको ऑर्डर में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन काम कर लिए। इसके बाद में जो है आपको क्या करना है, इसके बाद में अप्लाई द मास्क। मास्क जो है वो आपको अप्लाई करना है और बेटर शेल और बेटर तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, जिससे कि जो आप ऑक्सीजन वगैरह अप्लाई करें वो प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो बच्चे को मिल सके। एंड देन जो है असेस द न्यूनेट रेस्पॉन्स टू दीज मेजर्स। ये जो मेजरमेंट आपने किया है ना, इसकी वजह से बच्चे का क्या रेस्पॉन्स आपको मिला है वो असेस करना है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे जो इसका रेशनल है वो देख लीजिए। वो बातें वही हैं, लेकिन यहाँ पे मैच क्यूए यानी जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में यहाँ पे बताया गया और बाकी अलग से कुछ भी नहीं है। द बैग्स शुड बी रिमूव्ड एंड द माउथ चेक्ड फॉर द सिक्रीशंस। यानी बैग मास्क वेंटिलेशन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो बैग मास्क को आप रिमूव कीजिए। उसके बाद सबसे पहले जो है सिक्रीशंस चेक कीजिए कि माउथ में कोई सिक्रीशंस तो नहीं है, और अगर अवेलेबल है, मतलब सिक्रीशंस है, तो भैया आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सक्शन करना होगा। अगर ज़रूरत है तो सक्शनिंग आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको चेक तो करना ही है सिक्रीशंस माउथ में है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो है सक्शनिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, एयरवे क्लियर होगा। तो एयरवे तो अपने को क्या करना है, क्लियर करना है। देन रिपोजिशन द न्यूबॉर्न हेड में ओपन द एयरवे। पोजीशन जो है हेड की वो जो है रिपोजिशन में लाना है, यानी पोजीशन चेंज करनी है जिससे कि एयरवे ओपन हो सके। ओपनिंग द माउथ स्लाइटली रिड्यूस रेसिस्टेंस एंड पॉजिटिव प्रेशर टू द पम्प्ड एयर। माउथ को ओपन करना है, क्यों करना है, ताकि जो आप एयर पंप करें उसका पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रॉपरली मिल जाए। नेक्स्ट, री अप्लाइंग द मास्क में क्रिएट ए बेटर सील व्हेन द बैग इज कंप्रेस्ड अगेन। रीअप्लाई जो आप मास्क कर रहे हैं, मतलब बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर रहे थे लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं मिला था, तो अब वापस से मास्क को अप्लाई तो करोगे ही, तो रीअप्लाई जब आप मास्क को करेंगे तो बेटर सील होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली जो है कवर करके, बच्चे का जो माउथ है उसको प्रॉपरली कवर करके, किसी प्रकार से एयर जो है वो लीक ना हो, और प्रॉपर बैग एंड मास्क को आपको अप्लाई करके और फिर से ऑक्सीजन अप्लाई करना है। आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन आर इम्प्लीमेंटेड द न्यूनेटल शुड बी रीअसेस्ड फॉर ए रेस्पॉन्स। तो जैसे आपका ये जो इंटरवेंशन वाला काम है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो इंटरवेंशन आप करेंगे, ये जैसे इंप्लीमेंट हो जाता है, इसके बाद में आपको बच्चे को क्या करना है, वापस से रीअसेस करना है। तो ये आपका ये जो ऑर्डर वाला है, इस प्रकार से आपको वर्क एज ए नर्सिंग ऑफिसर ऐसी कंडीशन में आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। द नर्स वुड लुक फॉर विच करेक्टरिस्टिक in the behavior of a client diagnosed with ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ओसीडी का पेशेंट है, तो कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है बिहेवियर का इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ड्रामेटिक, नेक्स्ट है एसेंट्रिक, नेक्स्ट है एनेक्सियस, नेक्स्ट है रिचुअलिस्टिक, नेक्स्ट है इरेक्टिक। तो यहाँ पे देखिए जो ओसीडी का पेशेंट है, इसमें जो बिहेवियर का करेक्टरिस्टिक होगा वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, एक तो जो है पेशेंट जो ओसीडी का है ये एनेक्सियस रहेगा। ठीक है, बिहेवियर कैसा रहेगा, एक तो एनेक्सियस रहेगा, एंड एक जो है रिचुअलिस्टिक, रिचुअलिस्टिक एंड एनेक्सियस इस पेशेंट का बिहेवियर नजर आएगा। तो ये जो बिहेवियर है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो ओसीडी के पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, एनेक्सियस एंड रिचुअलिस्टिक, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। ये अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना, और ये शायद एक क्वेश्चन जो है और आ सकता है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आ सकता है, तो रेशनल को अच्छे से याद करके रखना, आपके आगे वाले क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा। तो देखिए, ए पेशेंट विथ ओसीडी, ए क्लस्टर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर experiencing anxiety and the uses ritualistic compulsive behavior to reduce the anxiety। देखिए जो ओसीडी है उसमें कुछ क्लस्टर बनाए हुए हैं, क्लस्टर सी, क्लस्टर मतलब क्लस्टर ए बी सी। ये जो क्लस्टर ए बी सी पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है उनमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आएगा आगे, जब आएगा तो आप फटाक से जवाब दे दोगे, क्योंकि ये आपने पढ़ा है, यानी अभी आप इसको पढ़ रहे हैं। देखिए जो क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें एंजाइटी एंड रिचुअलिस्टिक जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो देखने को मिलता है, और जो क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो ओसीडी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है ऑलमोस्ट। ठीक है, और अगर क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑड एंड एसेंट्रिक, ऑड एंड एसेंट्रिक। तो ये आप याद रखना अच्छे से। एंड क्लाइंट अगर क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है तो आपको देखने को मिलेगा ड्रामेटिक एंड इरेटिक, ड्रामेटिक एंड इरेटिक। तो ये क्लस्टर वाइज जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना अच्छे से। ये थे आज के हमारी सेशन के बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ईएसआईसी पैटर्न पे आधारित थे, एंड आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको ईएसआईसी पैटर्न के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।
तो देखते हैं कल आपको एक बार फिर से टेस्ट की लिंक और स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो टेस्ट करवा देंगे, अदरवाइज नहीं तो फिर डेली के आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे ही यूट्यूब पे आपको सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आपको डेली टेस्ट मिल रहे थे उस प्रकार से टेस्ट मिलना जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं कल का क्या रेस्पॉन्स आप लोगों का रहता है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपके टेस्ट लेने हैं या फिर डायरेक्टली आपको जो है डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।